everyone. Welcome to Sanskaram Group of Schools. This is the online learning platform. Here we are completing our science series for class 8th. This is a competition section. We are taking the portion physics. This is the second chapter, force and friction, and lecture third. In the previous classes we have learned about what is a force, what is friction, where friction works, how can it be beneficial and how can it be harmful to us, right? So various concepts related to force and friction we have completed in our previous series. Today we will continue the chapter much further. So let's continue. So the first topic today that we are going to deal is impulse force and impulse. देखिए यहाँ पे देखेंगे impulsive force क्या होते हैं और impulse क्या होता है, right? So first point is suppose we bang our hand on a table, the moving hand possesses momentum. अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे अपने हाथ को टेबल के ऊपर मारते हो ज़ोर से, तो आपका हाथ जो उसके अंदर क्या आएगा, आपके हाथ के अंदर एक मोशन है और उसी को आप क्या कहोगे, इट हैज़ मोमेंटम. वंस द हैंड स्ट्रक द टेबल द मोमेंटम ऑफ द हैंड बिकम्स ज़ीरो. जैसे ही आपका हाथ टेबल को टच करता है तो उसका मोमेंटम कुछ टाइम के लिए ज़ीरो हो जाता है, राइट, विद अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. और ये जो है ये थोड़े टाइम के लिए होगा. जैसे ही आप अपने हाथ को ज़ोर से टेबल के ऊपर स्ट्रक करोगे तो फॉर अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम आपके हाथ का जो मोमेंटम रहेगा बेटा दैट विल बिकम ज़ीरो, राइट. आगे देखेंगे क्या है, इन दिस प्रोसेस जब आप ऐसा करोगे द imparted a large force on the table with a short interval of time and that hurt our hand. तो हम क्या करते हैं जब इस तरह से एग्जाम्पल के तौर पे हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो जैसे ही आपने अपने हैंड को टेबल पे स्ट्रक किया तो थोड़ी देर के लिए आपके हाथ ने एक बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स जो है टेबल के ऊपर लगाया. उसी केस में आपके हाथ को क्या होगा, इट विल फील ऑपोजिट फोर्स इन द सेम लाइक न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि हर एक एक्शन के इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है. जब आपने अपने हाथ को जितनी तेज़ी से टेबल के ऊपर स्ट्रक किया, टेबल भी आपके हाथ को उतनी तेज़ी से बाउंस बैक करेगा, या एक फोर्स आपके हैंड के ऊपर आपको फील होगा जिसकी वजह से थोड़े टाइम के लिए आपका हाथ को क्या हो जाएगा, इट विल फील हर्ट. ठीक है, तो यहाँ पे हम फोर्स की बात करें. देखिए, द लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स. अब यहाँ पे जो लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स है, जैसे अपने हाथ को आपने टेबल पे ज़ोर से मारा है तो वो बहुत ज़्यादा जो फोर्स है जो कि थोड़े टाइम के लिए जब आपके हैंड का मोमेंटम ज़ीरो हुआ तब टेबल के ऊपर जो फोर्स काम कर रहा था उसी फोर्स को हम क्या कहेंगे, इम्पल्सिव फोर्स. एक बार दोबारा देख लेंगे. द लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, जब यह आपने अपने हाथ को स्ट्रक किया तो वो जो आपके हैंड के मोमेंटम की वजह से फोर्स जनरेट हुआ, एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. अब उसका टाइम कितना था, जितनी देर तक आपका हाथ टेबल से स्ट्रक किया, जब तक उसका मोमेंटम जीरो था. तो उस केस में जो वहाँ पे फोर्स था उसी फोर्स को हमने नाम दिया इम्पल्सिव फोर्स. एंड द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड द टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट्स इज कॉल्ड इम्पल्स. प्रोडक्ट ऑफ फोर्स मतलब जो भी फोर्स काम कर रहा है और कितने टाइम के लिए काम कर रहा है, इसी चीज़ को आप क्या बोलोगे, इम्पल्स कहोगे. उसी फोर्स को हम इम्पल्सिव फोर्स कहेंगे और टाइम और फोर्स के प्रोडक्ट को आप क्या कहोगे, इम्पल्स कहोगे. तो दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती है. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देयरफॉर इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इन टाइम. इसलिए अगर आप इम्पल्स को डिफाइन करोगे तो आप सिंपली क्या कह दोगे, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम. मतलब कितने थोड़े टाइम के लिए कितने ज़्यादा फोर्स लगाया गया, इसी चीज़ को आप क्या बोलोगे, इम्पल्स फोर्स. क्लियर है सभी को. और इम्पल्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम. ये जो डेरिवेशन है वो कहाँ से आता है, आप जानते हो फोर्स के आप क्या लिख सकते हो, मास इंटू एक्सेलरेशन. आप यही लिखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को पुट कर रहे हैं, तो इम्पल्स को क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम. यही कर दिया हम लोगों ने. देखिए, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम. फिर आप एक्सेलरेशन को भी ओपन कर लेंगे. आप जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, इनिशियल और फाइनल. तो आप दोनों में क्या लिख देंगे, यहाँ पे आई इज इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू अपॉन में टी मल्टीप्लाइड बाय टी. ये जो होता है ये आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं. तो मास को हमने एज इट इज रखा, मल्टीप्लाई बाय टाइम, क्योंकि हमारे डेरिवेशन में टाइम अलग से हमने यूज़ किया था. यहाँ पे क्या होगा, इस टाइम से ये टाइम की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी. जैसे आप यहाँ पे देखोगे इस टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास क्या बच जाएगा, एम इंटू वी माइनस यू. इसको आप क्या लिख सकते हो, एम वी माइनस एम यू. एम को आप जानते हो क्या होता है, मास. वी का मतलब होता है वेलोसिटी. यहाँ पे देखिए, सो हैंस वी कैन डिफाइन इम्पल्स एज द चेंज इन मोमेंटम. इसीलिए जब आप इम्पल्स फोर्स को डिफाइन कर रहे हो तो आप इसको दूसरी लैंग्वेज में क्या कह सकते हो, इट इज़ द चेंज इन मोमेंटम. तो मोमेंटम में होने वाले थोड़े टाइम के चेंज को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव फोर्स या इम्पल्स. ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा सभी को. नाउ व्हाट इज यूनिट्स ऑफ इम्पल्स.
आप इम्पल्स को किस तरह से मेजर करते हैं? देखिए मैथमेटिकली इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। क्या बोलते हो आप? फोर्स कितने थोड़े टाइम के लिए कितना ज़्यादा फोर्स लगा उसी को हम इम्पल्स बोलेंगे। अभी मैंने आपको बताया था देयरफॉर द एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स इज न्यूटन। इसीलिए आप जानते हो फोर्स की क्या होती है, न्यूटन में आप फोर्स को डिफाइन करते हो न्यूटन पर सेकंड, या आप क्या बोलते सकते हो इसको, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट क्या, इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ इम्पल्स इज डाइन। सीजीएस सिस्टम में क्या बोल सकते हो, दैट इज सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड सिस्टम। ठीक है, सभी को पता होगा ये MKS, FPS एंड CGS। ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, फुट पाउंड सेकंड और मीटर किलोग्राम सेकंड। ये मेजरमेंट के आपके 3 अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं। अब देखिए बेसिकली सिस्टम से आप डिनोट करते हो, तो यहाँ पर अगर सीजीएस सिस्टम की आप बात करोगे कि सीजीएस सिस्टम में इम्पल्स की यूनिट क्या रहेगी, तो आप क्या लिखेंगे इसको, डाइन बोल सकते हो या ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, ये आपको मैं करा ही चुका हूँ। फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू इम्पल्स फोर्स। ठीक है, आपने फोर्स की जगह वैल्यू दी m इंटू एक्सेलेरेशन इंटू टी, दैट इज इम्पल्स। ठीक है, फिर आप m की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा m इंटू वी माइनस यू अपॉन में टी मल्टीप्लाइड बाई टी, दैट इज इम्पल्स। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, एम वी माइनस एम यू, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। क्लियर है सभी को? ओके, नेक्स्ट इज मास एंड वेट। देखिए पिछली क्लासेस में भी मैंने आपको कहा था कि मास और वेट को ज़्यादातर लोग एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन ये दोनों डिफरेंट होते हैं। कैसे डिफरेंट होते हैं वो डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, वी ऑफन यूज द टर्म्स मास एंड वेट इंटरचेंजेबली। हम कई बार ये करते हैं कि मास की जगह वेट और वेट की जगह मास को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते, क्योंकि हमें नहीं पता कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो यही मैं बता रहा हूँ, कई सारे लोगों को अभी भी कंफ्यूज होता है, मास और वेट दोनों सेम चीज़ के लिए यूज किए जा सकते हैं। सो देखो क्या डिफरेंस होता है। हाउएवर देयर इज डिफरेंस बिटवीन द मास एंड द वेट, दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। मास इज डिफाइंड एज द मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर कितने मैटर प्रेजेंट है, आपने पढ़ा होगा ना कि मैटर, हर एक जो ऑब्जेक्ट है हमारे सराउंडिंग में, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। जैसे ये मार्कर भी किससे मिलकर बना होगा, मैटर से मिलकर के बना होगा। तो इसकी बॉडी के अंदर कितने मैटर प्रेजेंट है वो क्या कहलाएगा, इसका मास। क्लियर है सभी को? तो क्या हो जाएगा, मास इज डिफाइंड एज द मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, इट इज स्केलर क्वांटिटी, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। अब क्या करोगे आप, इनर्शिया का जो मेजर होता है, इनर्शिया आप जानते हो ना, किसी भी फोर्स, वो फोर्स जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल स्टेट में रहने की कोशिश करता है, तो उसी का मेजर जो होता है उसी को आप इनर्शिया के मेजर को आप मास कहते हो। द ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड इन सीजीएस सिस्टम दैट इज ग्राम। ठीक है, आप केजी में या सीजीएस सिस्टम की बात करें तो आप ग्राम में इसको मेजर कर सकते हो। मास ऑफ अ बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे कि मास जो है वो ग्रेविटी की वजह से चेंज नहीं होता। अगर इसका मास यहाँ पे कुछ यूनिट्स में अगर हम लेते हैं तो वो हर जगह पे सेम रहेगा, चाहे आप इक्वेटर पे चले जाओ, चाहे आप पोल्स पे चले जाओ, चाहे आप मून पे चले जाओ, तो किसी भी बॉडी का जो मास रहेगा वो चेंज नहीं होता है। इसके ऊपर ग्रेविटी का कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डज नॉट वेरी विद द पोजिशन एंड रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। आप कहीं पे भी हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता और ये हमेशा एक बराबर रहेगा। वी यूज बीम बैलेंस टू मेजर मास ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी के मास को अगर आप मेजर करते हो तो बीम बैलेंस एक बैलेंस होता है जिसका यूज करके आप ये कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड, वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए यहाँ पे अगेन ग्रेविटी का हम यूज करें तो किसी भी बॉडी का वेट क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से उसके ऊपर क्या फोर्स काम कर रहा है। अब क्योंकि हम यहाँ पे ग्रेविटी टर्म का यूज कर रहे हैं इसलिए आप ये समझ चुके होंगे कि जो वेट है वो हर जगह पे अलग अलग हो सकता है। जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा किसी भी बॉडी का वेट वहाँ पे ज़्यादा होगा, और जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड कम होगा या ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा वहाँ पे किसी भी बॉडी का मास कम हो जाएगा। जैसे आप जानते हैं जो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल्स जो होते हैं वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ज़्यादा होता है, ग्रेविटेशनल पुल भी ज़्यादा रहेगा, तो किसी भी बॉडी का जो वेट रहेगा वो पोल्स पे ज़्यादा होगा, और इक्वेटर की अगर आप बात करते हो तो वहाँ पे कम होगा। तो ये वेरी करेगा पोजीशन के साथ। नेक्स्ट है वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसी भी बॉडी का वेट क्या होता है, उसका मास और एक्सेलरेशन मतलब ग्रेविटी का उसके ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, इसको अगर आप एक साथ लिखते हो दैट इज mg, तो ये क्या हो जाएगा किसी भी बॉडी का वेट। इसी में आगे देखिए, सो इट गेट्स अफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ g। g का मतलब होता है ग्रेविटी, तो वेट जो है वो ग्रेविटी की वैल्यू के साथ साथ वेरी करेगा। वेरी का मतलब होता है बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा।
वेट ऑफ अ बॉडी वेरीज विद पोजिशन सिंस जी इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड मिनिमम एट द इक्वेटर। अब ये जो है ये पोजीशन के साथ वेरी करेगा। पोजीशन का मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ पे कहाँ पे है, वो पोल्स पे है। जैसे आप जानते हो अर्थ है, सपोज यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, ये इक्वेटर होता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा और यहाँ पे मिनिमम होगा। क्लियर? The weight of a body is maximum at the poles and minimum at the equator. Further, at higher altitudes, the gravitational force decreases. जब आप ऊंचाई पे जाते हो, सपोज आप पहाड़ों की चढ़ाई करते हो, तो जैसे जैसे आप हाइट की तरफ जाते हो तो ग्रेविटी का जो फोर्स है वो कम हो जाता है, क्योंकि आपका जो अर्थ से डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है दैट विल बिकम वीकर। तो उस केस में क्या होगा? सो द वेट ऑफ अ बॉडी ऑल्सो डिक्रीजेज एट हायर अल्टीट्यूड्स देन एट सी लेवल। इसीलिए सी लेवल के कंपैरिजन में अगर आप हायर अल्टीट्यूड्स पे जाते हो तो किसी भी बॉडी का जो वेट है वो कम मेजर किया जाएगा। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज मेजर्ड यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। दिस इज एसआई वेट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ वेट इज किलोग्राम। ठीक है, अब वेट क्या है? एक यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्प्रिंग बैलेंस। आपने देखा होगा स्प्रिंग बैलेंस, किसी भी चीज़ का अगर आपको वेट करना है तो एक बैलेंस होता है, उसमें आप उसी चीज़ को यहाँ पे फंसा देते हो और आप उसको स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू मेजर कर सकते हो। सो बेसिकली क्या हो जाएगा, इसको आप किस में मेजर करेंगे? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट क्या रहेगी इसकी? किलोग्राम पर वेट। जो भी वेट रहेगा बॉडी का किलोग्राम्स में आप लेंगे। सो आपको यहाँ पे मास और वेट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दोनों चीज़ें अलग होती है, किस तरह से इसका ग्रेविटी के ऊपर असर होता है नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज नॉर्मल फोर्स। आप फोर्स पढ़ चुके हैं, फोर्स क्या होता है? ठीक है, पुश और पुल का फोर्स क्या है तो सिंपल डेफिनेशन आप जान चुके हैं। अभी क्या करेंगे, नॉर्मल फोर्स क्या होता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्या होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन? चैप्टर 1 में आप पढ़ के आए ना, न्यूटन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में ये कहा जाता है कि जो फोर्सेज होती है वो हमेशा पेयर में होती है और हर एक फोर्स के साथ साथ इक्वल और ऑपोजिट फोर्स काम करता है। तो वहीं पर यहाँ पे यूज करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये क्या हो गया हमारा थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन हो गया। दस इफ अ ब्लॉक ऑफ मास m केप्ट ऑन अ टेबल देन, इसीलिए अगर किसी भी ब्लॉक, मतलब कोई ब्लॉक है जिसका मास m है, उसको एक टेबल के ऊपर रखा जाएगा तो क्या होगा? फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू, तो उस ब्लॉक के ऊपर जो ग्रेविटी का फोर्स काम करेगा वो क्या रहेगा? वेट ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये अभी हमने पिछली स्लाइड में किया है कंप्लीट। नेक्स्ट है सिंस द ब्लॉक इज एट रेस्ट, क्योंकि आप देखते हो ब्लॉक क्या है, वो रेस्ट पोजीशन पे रखी होती है। देयरफॉर द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक मस्ट बी जीरो, इसीलिए ब्लॉक के ऊपर जो नेट फोर्स काम कर रहा है वो क्या माना जाएगा यहाँ पे? इट विल बी इक्वल टू जीरो। कब होता है जीरो फोर्स? जब ब्लॉक का जो फोर्स है जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है और टेबल का जो फोर्स है जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, जब दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे तभी जो रिजल्टेंट फोर्स रहेगा वो जीरो होगा, और उस केस में हमें ब्लॉक के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाई देगा। This implies that if force acting on a block due to gravity acts vertically downwards, there must be an equal force acting on the block vertically upwards. ये दो फोर्स की यहाँ पे बात हो रही है, मैंने अभी आपको बताया था। जो वर्टिकली डाउनवर्ड्स की बात हो रही है वो ब्लॉक का फोर्स है जो कि ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ लग रहा है, और वर्टिकली अपवर्ड का मतलब है जो टेबल फोर्स लगा रहा है ब्लॉक के ऊपर। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगा रहा है। This force that is acting perpendicular to the plane of table in the direction opposite to the force acting due to gravity is called normal force. यही फोर्स जो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही है, देखिए एक्टिंग परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द टेबल इन द डायरेक्शन ऑपोजिट द फोर्स एक्टिंग ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स काम करे, दैट मीन्स द फोर्स अप्लाइड बाय द ब्लॉक ऑन द टेबल, तो उसके परपेंडिकुलर ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन सी फोर्स काम करी? हमारी नॉर्मल फोर्स। क्लियर होता है यहाँ से सभी को? Thus normal force is the reaction force that is exerted by the table on the block. इसलिए सिंपल लैंग्वेज में आप क्या कहेंगे कि जो नॉर्मल फोर्स है वो फोर्स है जो रिएक्शन के तौर पे काम कर रही है। ब्लॉक का जो वेट है वो ग्रेविटी की वजह से इफेक्ट डाल रहा है टेबल के ऊपर, उसके रिएक्शन में टेबल एक फोर्स अप्लाई कर रहा है जिसको आप नॉर्मल फोर्स कहोगे। ठीक है, इट शुड बी नोटेड दैट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू द वेट ऑफ द ब्लॉक। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो नॉर्मल फोर्स रहेगा वो हमेशा ब्लॉक के वेट के बराबर नहीं होता है। इट डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स टू, ये जो है कई अदर फैक्टर्स के ऊपर भी काम करता है। देखिए द एसआई यूनिट ऑफ नॉर्मल फोर्स इज न्यूटन। किसी भी नॉर्मल फोर्स का जो ऐसा यूनिट रहेगा वो भी क्या रहेगा, जो कि फोर्स का होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, दैट इज न्यूटन। और सीजे सिस्टम में आप क्या करेंगे, उसको डाइंस में कन्वर्ट कर लेंगे। सिंपल।
Okay, that's all for today's lecture. I hope you really enjoyed this lecture. If you do so, then like, share and subscribe to our channel. जो भी स्लाइड में आपको करवाया जाता है आप एक बार दोबारा से उसको देखिए, अच्छे से समझने की कोशिश करें. टेक द हेल्प ऑफ बुक ऑल्सो इफ यू फाइंड समथिंग डिफिकल्ट. थैंक यू सो मच.